गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बाद अब हम लोग को एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करना है। कॉपी पे अपने हेडिंग दे दीजिएगा एटॉमिक मॉडल्स। और एटॉमिक मॉडल में हम लोग सबसे पहला मॉडल जो पढ़ने जा रहे हैं वो थॉमसन साहब का है। लिखेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये जो थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल है ये 1904 में दिया गया था। इस मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और इसी को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अभी एक क्लास और, आज का क्लास और एक क्लास और ऐसा मिलेगा जो आपका 9th 10th में पहले से पढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद फिर नया नया बात स्टार्ट हो जाएगा। देखिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल में आप ये जान जाइए, थॉमसन साहब ये बताए थे कि एटम स्फेरिकल शेप का है। एटम स्फेरिकल शेप का है और ये पूरा स्फेयर पॉजिटिव चार्ज के मिलने से बना है। थॉमसन साहब ये बताए थे कि एटम स्फेरिकल है और ये पूरा स्फेयर पॉजिटिव चार्ज के मिलने से बना है। और इस पॉजिटिव चार्ज में निगेटिव चार्ज पार्टिकल कहीं कहीं चिपका हुआ है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल ये बड़ा अजीब सा मॉडल बताए थे। थॉमसन साहब बताए कि एटम स्फेरिकल है, पूरा स्फेयर पॉजिटिव चार्ज के मिलने से बना है और उसमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल कहीं कहीं चिपका हुआ है। ठीक उसी तरीके से जैसे वाटरमेलन में होता है, तरबूज में होता है। तरबूज में पूरा जो तरबूज है, जो रेडिश वाला पार्ट है वो समझ जाइए आपकी पॉजिटिव चार्ज है और उसमें जो काला काला बीज कहीं घुसा हुआ होता है उसको वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल मान लिए थे। इसी तरीके का थॉमसन बताया कि एटम होता है। उनसे लोग पूछा कि आपको कैसे पता चला कि एटम इस तरीके का होता है। आप कोई एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जिस एक्सपेरिमेंट के आधार पे आप ये बात कह रहे हैं। तो वो कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ये बात नहीं बताए थे, वो बस बोले कि नहीं एटम होता है ऐसा। इसीलिए उनके इस एटम को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं मिला और ये मॉडल फेल हो गया। इसके बाद फिर दूसरा मॉडल आया रदरफोर्ड का। लेकिन सबसे पहले इसमें जो बात बताए हैं उसको वर्ड में लिख लेना है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थॉमसन atom is spherical in shape whole sphere is made up of positive charge in which negatively charged particles are embedded। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल हुआ। इसके बाद अब आपको बताएंगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का मॉडल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग
एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 1911 में किया गया। किसी भी एक्सपेरिमेंट में तीन चीज हम लोग को पढ़ना होता है। एक होता है थ्योरी। थ्योरी का मतलब हुआ कि रदरफोर्ड साहब किए क्या। उसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट किए तो उसके बाद वो देखे क्या। फिर लास्ट में हम लोग को पढ़ना होता है कंक्लूजन, कि अगर वैसा कुछ अगर वो देखे तो फिर वो सोचे क्या। तो रदरफोर्ड के भी एक्सपेरिमेंट में हम लोग को ये तीन चीज पढ़ना है, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, कि रदरफोर्ड साहब काम क्या किए, रदरफोर्ड साहब देखे क्या और रदरफोर्ड साहब सोचे क्या। सबसे पहले हम लोग थ्योरी में आते हैं। देखिए, रदरफोर्ड साहब गोल्ड का फॉइल लिए, गोल्ड का फॉइल, सोना का फॉइल। कितना पतला फॉइल लिए? 0.00004 सेंटीमीटर पतला फॉइल लिया। ये याद रखने का तरीका दिमाग में यही रखिएगा कि यहां 4 है तो उसके पहले 4 जीरो लगाना है। 0.00004 सेंटीमीटर पतला फॉइल लिया। आपको ये बात का जानकारी होगा कि गोल्ड बेस्ट मैलिएबल मेटल है, इसको बहुत ज्यादा पतला किया जा सकता है। तो ये गोल्ड फॉइल इसीलिए यूज हुआ। इतना पतला फॉइल लिया, उसको जिंक सल्फाइड के स्क्रीन से घेर दिया। ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को पास करवा दिया। अल्फा पार्टिकल्स को पास करवा दिया। पिछले क्लास में आपको यह बताया गया है कि अल्फा पार्टिकल्स होता है हीलियम 2, 4 प्लस प्लस। अल्फा पार्टिकल आंख से दिखता नहीं है, तो जो आंख से दिख नहीं रहा है अगर उसको ये पास करवा रहे हैं गोल्ड के फॉइल पे, तो इसका यहाँ पे आने के बाद इस पार्टिकल का हुआ क्या, इसको फील करने के लिए जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया गया है। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है। फिर से सुन लीजिए, जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है। अगर कोई भी इनविजिबल पार्टिकल अगर इसके साथ टकराएगा, इसके ऊपर टकराएगा, तो जहां टकराएगा ये वहीं पर ग्लो करने लग जाएगा, वहीं पर ये चमकने लग जाएगा। इसीलिए जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया गया, ताकि अल्फा पार्टिकल जिसको कि पास करवाया जा रहा है, ये इसके पास टकराने के बाद उस अल्फा पार्टिकल का क्या हुआ उसको इसके मदद से महसूस किया जा सके। तो ये थ्योरी का हिस्सा हुआ कि रदरफोर्ड साहब किए क्या। तो थ्योरी में पहले इस तरीके से फिगर बनाना होगा और लिखना होगा, रदरफोर्ड performed this experiment in 1911. He bombarded alpha particles on a thin gold foil of about 0.00004 centimeter thickness. Surrounded by a screen of जिंक सल्फाइड। पहले इसको नोट कर लीजिए, ये थ्योरी वाला हिस्सा है। अब इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन, कि जब ऐसा करवाएं रदरफोर्ड साहब तो उसके बाद वो देखे क्या।
इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे थ्योरी के बाद ऑब्जर्वेशन। कि रदरफोर्ड साहब जब ये काम किए, ऐसा काम किए, तो वो क्या देखे? वो देखे क्या कि अल्फा पार्टिकल, ये जितना बड़ा गोल्ड फॉयल था, उसके सामने स्क्रीन पे पूरा ग्लो आ गया। तो उनको लगा कि अल्फा पार्टिकल बहुत सारा सीधे निकल जा रहा होगा बिना किसी डेविएशन के, इसीलिए स्क्रीन इतना दूर पूरा चमक रहा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन उनका यही है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passage straight, most of the alpha particles passage straight without any deviation। ये आपको पहला ऑब्जर्वेशन में लिखना होगा कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधे पास कर गया बिना किसी डेविएशन के, क्योंकि जितना बड़ा गोल्ड फॉयल था उस गोल्ड फॉयल के सामने उतना दूर पूरा ये स्क्रीन चमकने लगा था। सेकंड ऑब्जर्वेशन, जिधर गोल्ड फॉयल नहीं है उधर भी कुछ कुछ दूरी पे ग्लो आने लगा था। तो रदरफोर्ड साहब को यही लगा कि जरूर कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डेविएट कर गया होगा, इसीलिए ये इस साइड भी कुछ कुछ चमक रहा होगा। तो लिखेंगे सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स deviated by making some angle। देखिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एग्जाम में लिखने को आता है, तो जो थ्योरी में लिखवाएं वही थ्योरी लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन में 3 पॉइंट है, अभी आपको 2 पॉइंट बताया गया। सबसे पहले बताया गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाय मेकिंग सम एंगल। अब देखिए रदरफोर्ड साहब क्या किए, जैसे गोल्ड फॉयल था, स्क्रीन को इस तरीके से उल्टा कर दिया और जो सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स पास करवा रहे थे वैसे ही पास करवाते रहे। तो वो देखे क्या कि गोल्ड फॉयल के अपोजिट इस तरफ भी एकाक जगहों पे स्पॉट आया, मतलब इस तरफ भी एकाक जगहों पर चमक आया। तो उनको ऐसा लगा कि बहुत ही कम ऐसा भी अल्फा पार्टिकल होगा जो जैसे जा रहा होगा वैसे ही लौट भी जा रहा होगा। पहला ऑब्जर्वेशन बताया कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधे पास कर गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डेविएट कर गया। और तीसरा कि बहुत ही कम ऐसा भी अल्फा पार्टिकल जो जैसे गया वैसे ही लौट आया। तो थर्ड लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स rebound to its ओरिजिनल पाथ। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन है, ये 3 ऑब्जर्वेशन पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद अब हम लोग आएंगे एक्सपेरिमेंट के तीसरे वाले हिस्से, कंक्लूजन पे, कि रदरफोर्ड साहब क्या कंक्लूड किए ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के बाद। रदरफोर्ड साहब 3 कंक्लूजन बनाए। सबसे पहला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी।
मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। जैसे हुआ क्या था, वो बोले कि अगर मान लीजिए कोई एटम है, गोल्ड जो फॉइल लिए थे उसमें तो बहुत सारा एटम था, तो एक एटम को वो कंसीडर किए, बोले कि अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारा स्ट्रेट पास कर गया, सीधे बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधा पास कर गया। तो अल्फा पार्टिकल जब बहुत सारा सीधा पास कर जा रहा है, इसका मतलब है कि एटम में बहुत सारा स्पेस खाली होगा, इसीलिए सीधा पास कर जा रहा है। ये पहला कंक्लूजन वो बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, एटम का बहुत सारा हिस्सा खाली होगा, इसीलिए बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधे पास कर जा रहा है। सेकंड वो बात बताए कंक्लूजन, देयर मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। वो बोले कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज होता होगा जिसका वो नाम न्यूक्लियस दिए, इसका नाम न्यूक्लियस दिए। इसीलिए अगर कोई पूछ दे कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, अगर कोई पूछ दे हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो इसका आंसर आएगा रदरफोर्ड। बोले कि एटम के सेंटर में जरूर कोई पॉजिटिव सेंटर होगा, कि अल्फा पार्टिकल जब उससे पास होता है, एटम से जब अल्फा पार्टिकल पास होता है तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, वो जब इस पॉजिटिवली चार्ज के करीब आता होगा तो वो डेविएट कर जाता होगा। थर्ड बात बताए, थर्ड बात कंक्लूड किए रदरफोर्ड साहब, whole mass of an atom is concentrated in its center। एटम का पूरा मास उसके सेंटर में ही रहता है, न्यूक्लियस में ही रहता है। जैसे किसी भी चीज को सेंटर से बैलेंस करना आसान होता है, ये तो गिर गया बहुत छोटा था। किसी भी चीज को सेंटर से बैलेंस करना बहुत आसान होता है। जैसे कोई भी सबस्टांस है, आप चाहिएगा उसको ऐसे सेंटर से बैलेंस करना तो वो ऐसे बैलेंस हो जाएगा, और कहीं से वो बैलेंस नहीं होता है क्योंकि उसका पूरा मास उसके सेंटर में होता है। उसी तरीके से एटम का भी पूरा मास उसके सेंटर में होता है। तो ये थर्ड कंक्लूजन है कि होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स सेंटर। वो न्यूक्लियस का नाम दिए, मतलब बताया कि न्यूक्लियस इसी को कहते हैं। रदरफोर्ड साहब ये भी बताए कि ये जो न्यूक्लियस है वो 1 लाख टाइम्स छोटा होता है एटम के तुलना में। एटम जितना बड़ा है उससे 1 लाख गुना छोटा है न्यूक्लियस। ऐसे तो एटम भी बहुत छोटा है, इतना छोटा कि आंख से आप देख नहीं सकते हैं, तो उसका न्यूक्लियस उससे 1 लाख टाइम्स छोटा है। लिख रहे हैं इसी में, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power 5 टाइम्स स्मॉलर देन साइज ऑफ एटम। एटम का जो साइज है उससे 1 लाख गुना छोटा होता है न्यूक्लियस का साइज। रदरफोर्ड साहब ये बताए कि साइज ऑफ एटम होता है 10 to the power -10 सेंटीमीटर, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10 to the power -5 सेंटीमीटर।